अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। जो बच्चे हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वन पेपर एमसीक्यूज के लिए, वन पेपर के लिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट का है, तो वो एडमिन के साथ इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं कि जी आपका राब्ता नंबर क्या है, तो वो राब्ता नंबर मैं दे देता हूँ। तो इस नंबर से जी एडमिन से व्हाट्सएप करके राब्ता किया जा सकता है। अगर कॉल पे राब्ता ना हो तो व्हाट्सएप पे राब्ता जो है वो जरूर हो जाएगा। अच्छा जी, सीआर फार्मूला जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। सीआर साहब थे कौन? ये चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य था, ठीक है। एक फ्रीडम फाइटर था ये इंडिया का, ठीक है। और कांग्रेस से इसका ताल्लुक था। 1944 के अंदर इसने एक फार्मूला दिया। फार्मूला क्यों दिया? इसका पर्पस ये था कि किसी तरह से डेडलॉक जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान में, उसको किसी तरीके से एंड किया जा सके, ठीक है। और इन पार्टीज को किसी एक पॉइंट पे लाया जाए। उसकी वजह यह है कि दोनों पार्टीज जो है उस टाइम जो है वो एक शक शुबा ये भी था कि जो कि दोनों पार्टीज की डायरेक्शन मुख्तलिफ है, तो कहीं इस डिवाइड से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फायदा हासिल ना कर ले। तो बहुत सारे जो लीडर्स थे वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को मिल के एफर्ट करनी चाहिए, ताकि वो एक बड़ा मोमेंटम, एक बड़ी तहरीक जो है वो इसके लिए चला सकें। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जो है वो कांग्रेस का एक लीडर था, और इसका ताल्लुक कहाँ से था जी? मद्रास। प्रपोजल जो है वो एक लेटर के जरिए कम्युनिकेट किया गया गांधी साहब को और जिन्ना साहब, और इसकी बेस पे गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 में हुई। लेकिन वो कोई ऐसा कोई फ्रूटफुल टॉक्स नहीं थी, क्योंकि उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब ये कंटेंट्स क्या थे जी सीआर फार्मूला के, तो ये देख लेते हैं। ये वैसे इसमें से पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर इसका लुबे लुबाब क्या था। तो सीआर फार्मूला के अंदर उन्होंने कहा कि द लीग वाज टू endorse the Indian demand for independence and to cooperate with the Congress। कहता है जी इंडिया की जो इंडियन डिमांड है इंडिपेंडेंस की, उसमें उसको इंडोर्स करना होगा मुस्लिम लीग को, ठीक है। और कांग्रेस को जो है इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करनी होगी, ठीक है। ये फॉर अ ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड से मुराद ये है कि जब इख्तियारात की मुंतकली की जाएगी तो उस दौरान में एक इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए, और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर बनाएंगे। एट द एंड ऑफ द वॉर द कमीशन वुड be appointed to demarcate the districts having the Muslim population in absolute majority and those areas plebiscite would be conducted। तो उन्होंने कहा कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो है वो एक कमीशन बनाया जाए, और उस कमीशन के जरिए जिन एरियाज के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी है वहां प्लेबिसाइड करवाया जाए, यानी हक राय दही उनको राय दही उनको दिया जाए, वहां पे इलेक्शंस करवाए जाए और या रेफरेंडम करवाया जाए, और उनसे ये पूछा जाए कि क्या वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं या इंडिया के साथ आना चाहते हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे जो है वो उनके फ्यूचर का फैसला किया जाए। ऑल पार्टीज वुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर स्टांस ऑन द पार्टीशन एंड देयर व्यूज बिफोर द प्लेबिसाइड। कहते हैं तमाम पार्टी जो है वो अपने व्यूज जो है वो एक्सप्रेस कर सकती है। In the event of separation, a mutual agreement would be entered for safeguarding essential matters such as defense, communication, commerce for other essential services। अच्छा, उसके बाद कहता है जी सेपरेशन के टाइम जो है वो ये भी डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जैसे डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, कॉमर्स वगैरह है, या जो अदर एसेंशियल सर्विसेज है उनको कैसे डिवाइड करना है। ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कैसे होगी, ठीक है। वॉलेंट्री बेसिस पे जो जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है, जो रहना चाहे वो रह भी सकता है, कोई मसला नहीं है। जैसे बहुत सारे नॉन मुस्लिम जो हिंदू थे वो यहाँ पे पाकिस्तान वाली साइड पर रह गए, बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो इंडिया में ही रह गए, वो पाकिस्तान नहीं आए। द टर्म्स ऑफ द बाइंडिंग विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फुल ट्रांसफर ऑफ पावर बाय ब्रिटिश टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसने ये कहा है कि ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उसी सूरत में वैलिड हैं जब ब्रिटिशर जो है वो एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 हमें सारे के सारे इख्तियारात जो है वो दे के यहाँ से चला जाता है, ठीक है। अगर वो ये कहता है कि नहीं जी हम आपकी एक जो है वो एक यहाँ पर आपकी काउंसिल बना देते हैं या एक पार्लियामेंट बना देते हैं जिसमें मैक्सिमम मेजोरिटी जो है वो यहाँ के बरसगीर के लोगों की होगी, जिस तरह के पहले काफी सारे प्रपोजल्स आते रहे, तो इस तरह का कोई भी प्रपोजल जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये सीआर फार्मूला जो है वो काफी हद तक जो है वो एक रीजनेबल फार्मूला था, ठीक है, अगर देखा जाए तो। और इसमें सिवाय इस चीज के एक पॉइंट के कि जो भी फैसला होना है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होना है, बिकॉज उस वक्त जो लीडर्स थे इंक्लूडिंग गांधी, जिन्ना साहब और बाकी तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको ये पता था कि इस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो है वो एक समझ लगे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर है। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्दो के ये उसमें फातह थे, विनर थे, लेकिन उसके अंदर इनको बहुत ज्यादा नुकसानात हुए, और इनको हर तरह से जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी वहां से इनको जो है वो खतरा था कि कहीं किसी भी वक्त जो है वो वहां से बगावत फूट सकती है, ठीक है। और ऑन दी अदर साइड जो लेबर पार्टी है उसकी तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, अपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जी ये जो वॉर्स हैं और इस तरह के जो कॉलोनियलिज्म है
और इस तरह की ये जो कंट्रीज को जो है वो अपनी कॉलोनीज बनाया जा रहा है और उनको अपने अंडर रख के जो है वो उनके एक एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि जिसमें बहुत ज्यादा क्योस है, जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो इससे जो है वो बाहर निकला जाए, चीन से बाहर निकला जाए, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशंस की वजह से जो है वो ये चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह से वो यहाँ से जान छुड़ाएं। तो गांधी जिना टॉक्स होती हैं जी 1944 के अंदर। 9 से लेकर 27 सितंबर 1944 तक जो है ये टॉक्स जो है वो जारी रहती हैं एट जिना रेजिडेंस इन बॉम्बे। यहाँ पे हुई जिना की रेजिडेंस पे बॉम्बे में, और इसमें सीआर फार्मूले के ऊपर ही बात हुई, लेकिन जो है वो किसी एक कंक्लूजन के ऊपर ये पहुंचने में नाकाम रहे। एज यूजुअल वही हुआ जो तमाम के तमाम जो है वो इनके दरमियान टॉक्स जितनी भी हुई उनके दरमियान में कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो नहीं निकल सका, ठीक है। तो ये भी गांधी जी ना टॉक्स जो है वो भी इस तरह से नाकाम हो गई। 1945 के अंदर क्या होता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, और उसमें लॉर्ड वेवल हैं वो अपना प्लान देते हैं जिसको वेवल प्लान 1945 कहा जाता है। कब अनाउंस हुआ जी? 14 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस अनाउंस की लॉर्ड वेवल ने। वॉइसरॉय था जी 1944 से 1947 तक, ये सेकंड लास्ट वॉइसरॉय। इसके बारे में सवाल पूछा जाता है, पिनल्टीमेट वॉइसरॉय कहते हैं इसको, पिनल्टीमेट पिनल्टीमेट कहते हैं सेकंड लास्ट, और लास्ट जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन। कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है जी 25 जून 1945 को, और वेवल प्लान जो है इसमें अनाउंस किया जाता है ड्यूरिंग शिमला कॉन्फ्रेंस बाय लॉर्ड वेवल। गांधी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से पार्टिसिपेशन होती है। गांधी के पार्टिसिपेट करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कांग्रेस नहीं आती, कांग्रेस के बाकी लीडर्स मौजूद थे। ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? जिन्ना साहब थे, लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, हुसैन इमाम, उसके बाद गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, और सर मोहम्मद असद जो है ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से। और कांग्रेस के अगर मेंबर्स की बात की जाए तो उसमें कौन था? डॉक्टर खान साहब थे, अबुल कलाम आजाद, खिजर हयात ना। जो है उन्होंने क्या डिमांड किया? उन्होंने कहा कि जी जनरल इलेक्शंस होने चाहिए एट द एंड ऑफ कॉन्फ्रेंस, ताकि रिप्रेजेंटेशन का जो इशू है उसको सेटल किया जा सके। देखिए जी, पता लग जाएगा कि जिस जिस एरिया के अंदर जिसकी हुकूमत आती है तो वहां पे उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आखिरकार यही हुआ। इलेक्शंस होते हैं 1945-46 के अंदर, ये सेंट्रल इलेक्शंस भी थे और स्टेट काउंसिल के इलेक्शन भी थे। दिसंबर 1945 के अंदर ये स्टार्ट हुए। कांग्रेस ने 59 सीट्स हासिल कर ली 102 में से, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसने अपनी जो उसकी जो रिजर्व सीट, ठीक है, उसमें से 30/30 यानी 30 में से 30 सीटें हासिल कर ली। उसी तरह से प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर भी जो है वो मुसलमान जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी उसको वाज़े बरतरी मिली। इसी असना में क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो जाती है यूके में, ठीक है, और लेबर पार्टी जो है वो इक्तदार में आ जाती है, ठीक है। और लेबर पार्टी जो है वो ये चाहती थी, वांटेड टू ट्रांसफर ऑफ पावर, वो ये कहती थी कि हम पावर को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज वो इस सारे के सारा जो जो जंग थी या इस तरह की जो सिचुएशन थी और जो कलोनियलिज्म था उससे बाहर निकलना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा कि नहीं भी, वर्ल्ड वॉर टू जो है उसने थका दिया था। अगर इन शॉर्ट अगर ये देखा जाए तो इसमें जो दोनों पार्टीज थी जो लड़ रही थी, एक पार्टी को तो खैर वैसे डिफीट हो गई, तो ऑन दी अदर साइड जो यूके वाली साइड थी, ये लोग भी जो है वो इस जंग से तंग आ गए थे। और इन्होंने कहा कि बिकॉज जंग जो है उसमें दोनों तरफ से नुकसान होता है, और वो तो फाइनली जो है अगर ये शायद ये जंग और भी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती और शायद उसमें जो जापान वाली साइड थी उसका पलड़ा भारी रहता, वो तो एट द एंड जो है वो अमेरिका ने क्या किया कि एक एटम बम, दो एटम बम गिरा के उस जंग का जो है वो पासा पलट दिया। अदरवाइज शायद ये जंग जो है वो मजीद चलती रहती। तो ट्रांसफर ऑफ पावर्स की बात करते हैं जी। उन्होंने कहा कि जी ट्रांसफर ऑफ पावर करने के लिए हम लोग तैयार हैं, ताकि हम लोग जो है वो अपने मुल्क की इकोनॉमी को जो है वो दोबारा बेहतर कर सकें और हमारा जो फोकस हो हमारे अपने कंट्री के ऊपर हो, रादर देन ऑन अदर कंट्रीज एंड कॉलोनी। इलेक्शंस 1945-46 के अंदर हुए। पार्टी प्रेसिडेंट कौन था जी इलेक्शंस के अंदर? सेंट्रल इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना साहब थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे, कांग्रेस की तरफ से जो है वो कौन था? अबुल कलाम आजाद। पार्टी प्रेसिडेंट की बात हो रही है। उसके बाद जिन्ना कंटेस्टेड फ्रॉम बेकुला। बेकुला जो है वो एक जगह का नाम था, ये साउथ मुंबई के अंदर जो है वो ये इनका हल्का था, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इसके बाद आ जाता है जी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, 24 मार्च 1946 को, और 29 जून 1946 तक ये यहाँ रहे, ठीक है। और 3 मेंबर्स है इसके, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। प्रपोजल क्या लेके आए, पर्पस क्या था आने का? कि उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया और 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंस। उन्होंने कहा कि जी हम 3 ग्रुप्स बना देते हैं प्रोविंसेस के, और यूनाइटेड इंडिया यानी एक इंडिया को एक इकाई के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, आजाद कर देते हैं। अब 3 ग्रुप कौन से होंगे? मद्रास होगा, यूपी, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा होगा पहले ग्रुप में। दूसरे में पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूएफ, बलूचिस्तान होगा, और तीसरे में बंगाल और असम होगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होगा कि बाद में ये जो ग्रुप्स हैं ये डिसाइड कर लेंगे कि आया कि इन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है या इंडिया का हिस्सा बनना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसको ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, और कुछ नहीं, तो ये जो ग्रुप 2 है, पंजाब में मुसलमानों की अक्सरियत थी,
NWFP में, सिंध में, बलूचिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है, तो उन्हें नजर आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं उनको अपना एक मुल्क मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कांग्रेस जो है और सिख जो है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान बनाने का जो है वो एक प्लान है, तो हम इसको नहीं मानते। जिन्ना ने जो है वो यहाँ पे अब क्या हुआ कि डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ ऐसा था कि अब वो ब्रिटिशर भी इस बात पे आ गए थे कि हाँ ठीक है कि मुसलमानों का भी जो है वो अलहदा मुल्क बन सकता है, तो उन्होंने ग्रुप इस लिहाज से बनाए कि एक ग्रुप वन में देखें तो मद्रास है, यूपी, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, ये वो एरिया से जहां पर इंग्लिश जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और ऑन दी अदर साइड पंजाब, सिंध, NWFP वगैरह जो है यहाँ पर, और बलूचिस्तान इंक्लूडिंग, यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत बहुत ज्यादा थी। तो इस तरह से जो है वो मुसलमानों को नजर आ रहा था कि हम जो है वो एक अलहदा अपने लिए वतन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बेशक वो छोटा ही हो, बेशक उसमें 3-4 स्टेट्स ही हो या सूबे हो, लेकिन जो है वो हमें एक अलहदा मुल्क जो है वो मिल जाएगा और हम इनके तसल्लुत से बाज आ जाए, से आजाद हो जाएंगे। अब लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, सिखों ने भी रिजेक्ट कर दिया, जो उनके जो भी लीडर्स थे वहां पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। अब इसके बाद जिन्ना साहब ने कहा कि जी अब डायरेक्ट एक्शन डे का जो है वक्त वो आ गया। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? उन्होंने कहा कि अब हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज। ये 16 अगस्त 1946, ये जो पुरअमन एहतजाज है, लेकिन ये पुरअमन ना रह सका। और फिर डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में आपको बता देते हैं कि हुआ क्या। 16 अगस्त 1946 को ये अनाउंस हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको अनाउंस किया, ठीक है जी, मुस्लिम लीग, ताकि मुस्लिम लीग जो है वो अपनी उसकी जो डिमांड्स हैं उनको सब लोगों के सामने लेके आया जाए, बिकॉज कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो फेल हो चुका था। उसकी वजह ये है कि उसको कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया था। इट वॉज इंटेंडेड टू द पीसफुल पोलिटिकल प्रोटेस्ट। क्या था जी? ये पीसफुल पोलिटिकल प्रोटेस्ट था। उन्होंने कहा था कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे। इससे पहले मुस्लिम लीग, अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने प्रोटेस्ट की जो सियासत है उसको, उसकी बजाय यहाँ पे डायलॉग की जो सियासत है, जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसके जरिए से अपने हकूक हासिल करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो गांधी जी जो है वो सत्याग्रह करते रहे, और उसके अलावा जो है वो उन्होंने बहुत सारी भूख हड़तालें की, मरण भर्त रखे, लेकिन ये मुस्लिम लीग की जो स्ट्रेटेजी थी वो डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ आके मुस्लिम लीग ने ये देखा कि नहीं भाई, इस तरह से तो ये हमारी बात मानेंगे नहीं, हमेशा ही डेडलॉक हो जाएगा जहां पर मुसलमानों के हकूक की बात होगी। तो यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है उसको अनाउंस किया। और ये एक आर्म्ड मूवमेंट नहीं थी, जेन में रखिएगा, इट वाज नॉट एन आर्म्ड मूवमेंट, और ना ही ये एग्रेशन जो है वो इसमें डिसाइडेड था। हाउएवर, लेकिन ये हुआ कि इसमें क्रिमिनल राइट, ठीक है, इसमें नस्ली फसादात जो है वो शुरू हो गए, ठीक है, और कलकत्ता के अंदर, और इसमें हजारों लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। तो वायलेंस जो है वो बढ़ता चला गया, हिंदू मुस्लिम जो है मजीद डिवाइड हो गए, और इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे इनकी जो को एग्जिस्टेंस है वो बहुत मुश्किल है। तो ये जो डायरेक्ट एक्शन था और उसके बाद जो फसादात हुए, उन्होंने मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान जो एक एक गल्फ था, जो एक खलीज था, उसको मजीद वाइड कर दिया। एज अ रिजल्ट ब्रिटिशर ने ये रियलाइज किया कि नहीं भाई, इन दो कौमों को जो है वो आप इकट्ठे आजाद नहीं कर सकते, अदरवाइज यहाँ तो हर वक्त जो है वो जंग का माहौल रहेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि इसको दो कंट्रीज में, ठीक है, रादर देन वन कंट्री, बल्कि इसको हम बना के ही दो कंट्री भेजें, बजाय इसके कि हम इसके 3 ग्रुप बनाएं और वो बाद में वो जो ग्रुप्स हैं वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। बेहतर ये है कि यहाँ पर इनको आजादी इस तरह से किया जाए कि दो अलग अलग मुल्क बना दें हम लोग। अब इसके बाद क्या हुआ, जो 1945-46 में इलेक्शन हुए थे उसकी बेस पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी। जिन्ना जो है उन्होंने नॉमिनेट किया लियाकत अली खान का एज फाइनेंस मिनिस्टर, आई चौधरी को कॉमर्स का मिनिस्टर बना दिया, सरदार अब्दुल रब निश्तर को रेलवे और कम्युनिकेशन की वजारत मिल गई, इस तरह से गजनफर अली खान को हेल्थ की वजारत मिल गई, और जोगिंदर नाथ मंडल जो थे उनको लॉ की वजारत मिली। ये सवाल जो है वो पूछे जा चुके हैं, इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कौन नॉमिनेट हुआ? जवाहरलाल नेहरू जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जो है होम और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उनको मिली। राजेंद्र प्रसाद को जो है एग्रीकल्चर और फूड जो है वो उसकी मिनिस्ट्री मिली। और उसके बाद राजगोपाल आचार्य एजुकेशन और आर्ट्स, और इसके बाद है जी जगजीवन राम, ये इनको लेबर की मिनिस्ट्री मिल गई। इस जमाने के अंदर गरीब नवाज बजट, ठीक है, पुअर मैन बजट भी कहते हैं इसको, ये दिया गया, और ये लियाकत अली खान की तरफ से था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि पुअर मैन बजट जो है वो किसने अनाउंस किया था। और ये भी पूछा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था इस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, या लॉ मिनिस्टर कौन था, या फिर रेलवे और कम्युनिकेशन का मिनिस्टर कौन था। तो ये सारे सवाल जो है वो पूछे जा चुके हैं। लेकिन जून 1947 का प्लान जो है ये क्या है? आखिरकार जी प्राइम मिनिस्टर था एटली, और इसने ये अनाउंस कर दिया 20 फरवरी 1947 को कि हम जी ट्रांसफर ऑफ पावर्स करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हम ट्रांसफर ऑफ पावर्स करेंगे। और ये जो प्लान है एक्चुअल में जो है ये यहाँ पे बरसगीर की आजादी का प्लान था। तो अगर इसको हम बरसगीर की आजादी का प्लान कहें तो ये गलत नहीं होगा। पार्टीशन प्लान एक्चुअली अनाउंस 3 जून 1947। 1947 को अगर देखें, अगर अगर बरसगीर की बात की जाए तो यहाँ पे 3 जून 1947 को अनाउंस किया गया। और इसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, बिकॉज ये लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो इसको अनाउंस किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, अच्छा ये प्लान अब क्या था?
कि बंगाल और पंजाब ये पाकिस्तान को दे दिए जाए, ठीक है। एनडब्ल्यूएफपी जो है उसके अंदर रेफरेंडम करवा दिया जाए, ठीक है, कि ये डिसाइड कर ले, अपनी किस्मत का फैसला कर ले। सिंध असेंबली जो है, सिंध में चूंकि असेंबली मौजूद, तो वो ये डिसाइड कर ले कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है, आया पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। और ऑन दी अदर साइड प्रिंसली स्टेट जो के हैं, जो कि 565 के अराउंड या कहीं पे 563 भी है, 563 या 565 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर लेंगे, आया उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जाना है या यानी कि पाकिस्तान की तरफ जाना है या फिर जो है वो इंडिया की तरफ जाना है। तो वो उनको भी डिसाइड करने के लिए जो है वो इसमें प्लान के अंदर जो है वो एक प्रोविजन रख दी गई। अब ये जो है ये एक बड़ा जबरदस्त प्लान था मुसलमानों के लिए। मुसलमानों का जो अलहदा मुल्क का ख्वाब था वो पूरा हो रहा था, ठीक है। इस तरह से जब एनडब्ल्यूएफ में रेफरेंडम हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के हक में जो है वो वोट दिया। इसी तरह से सिंध असम्बली ने जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना मुनासिब समझा, बिकॉज यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। प्रिंसली स्टेट जो थी उसमें से 13 स्टेट्स ऐसी थी जो कि पाकिस्तान के साथ आई, और जो बाकी रिमेनिंग स्टेट्स थी, ठीक है, रिमेनिंग उन्होंने इंडिया के साथ जो है वो इल्हाक किया। और इस तरह से क्या हुआ कि ये 3 जून प्लान के तहत मुल्क जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। रेड क्लिफ अवार्ड क्या था बच्चों? देखें, अब दो प्रोविंस ऐसे थे या दो स्टेट्स ऐसी थी जिनको डिवाइड होना था। एक था पंजाब और एक था बंगाल। वो सारे का सारा पंजाब भी मुसलमानों को नहीं देना चाह रहे थे, वो सारा बंगाल भी मुसलमानों को नहीं देना चाह रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ, इन दोनों को जो है वो डिवाइड होना था। ये मैं अभी आपको मैप में भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से तकसीम हुआ है। सर सिरिल रेडक्लिफ जो है एक ब्रिटिश लॉयर थे, ज्यूरिस्ट थे और फर्स्ट चांसलर भी थे यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के। ये जो है इसको रेडक्लिफ अवार्ड को हेड कर रहे थे। ये क्या थे जी? चेयरमैन थे पंजाब एंड बंगाल बाउंड्री कमीशन के, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि पंजाब और बंगाल ने जो है वो डिवाइड होना था। बाकी जो सारी की सारी स्टेट्स थी वो पूरी पूरी या तो इंडिया में जानी थी या पाकिस्तान में जानी थी। इस तरह से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने भी जो है वो डिसाइड करना था कि वो पूरे तौर पे इंडिया में जाएंगी या पाकिस्तान में जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ दो स्टेट्स ऐसी थी, पंजाब और बंगाल, जिनको डिवाइड होना था, जिनके दरमियान में लाइन ड्रॉ होनी। तो वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ होनी है उसके लिए कमीशन बनाया गया। पंजाब के मेंबर्स कौन कौन से थे? जस्टिस मुनीर था, जस्टिस दीन मोहम्मद, ठीक है, ये मुस्लिम साइड से, और मेहर चंद और तेजा सिंह जो है वो इंडियन साइड से या हिंदू साइड से। उसका बंगाल में एस ए अकरम और अबू साले थे मुसलमानों की तरफ से। हिंदुओं की जो यहाँ कांग्रेस की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो बी के मुखर्जी थे और सीसी विश्वास थे। तो इन्होंने क्या करना था, इन्होंने डिसाइड करना था कि आया कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये पंजाब है तो इसको कहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इस तरह से तकसीम होगा, इस तरह तकसीम होगा, यहाँ से तकसीम होगा, कहाँ से तकसीम होगा। तो इसको फिर अनाउंस किया गया 17 अगस्त 1947 को। अनाउंसमेंट से मुराद यह है कि उन्होंने फाइनली ये बता दिया कि कौन कौन से इलाके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, कौन कौन से इलाके पंजाब और बंगाल में से जो है वो इंडिया के पास जाएंगे या हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे। लेकिन जी उसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन पाकिस्तान बना, 14 अगस्त 1947 का। ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक और पॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो है वो ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया को क्विट कर देंगे। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया, ठीक है, या 3 जून प्लान जिसको हम कहते हैं, वो आया 3 जून 1947 को। और उसकी बेस पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 के अंदर ये पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और इसके बाद इसके तहत जो है इन्होंने ब्रिटिश रूल को लीगली एंड करने का फैसला कर दिया। बेस्ड ऑन दिस एक्ट पाकिस्तान इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, इस दुनिया में जो है वो मार्ज वजूद में आ गया। कंप्राइजिंग ऑफ इसके दो पार्ट्स, एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान वो है जहाँ पे आज हम मौजूद हैं। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो था जो कि एक्चुअल में ईस्ट बंगाल था और जो कि आजकल बांग्लादेश है, जो कि हमसे 1971 में अलग हो गया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, ठीक है। और इस तरह से फॉर्मली जो है वो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो है वो हो गई। लीजिए ये मैप ऑफ पाकिस्तान है 1947 के अंदर। अगर आप देखें तो अब ये देखें ये पंजाब था। इससे पहले अगर आप पंजाब को देखें तो वो ये सारा था। अगर इंडिपेंडेंस से बिफोर इंडिपेंडेंस अगर आप पंजाब को देखें तो वो पंजाब कितना बड़ा था, ये था सारा पंजाब। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उसमें लाइन ड्रॉ चाहिए, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करके ये वाला जो पंजाब है ये किसको दे दिया, ये वाला पंजाब जो है वो पाकिस्तान को दे दिया, और ये वाला जो पंजाब है वो इंडिया को दे दिया। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये बंगाल था, ठीक है। बंगाल को भी जो है वो दरमियान से डिवाइड किया गया। ये वाला हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया, जो कि ईस्ट पाकिस्तान बना हमारा, ठीक है। ये ईस्ट पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पर ये। और ये वाला हिस्सा जो है वो अभी भी बंगाल के नाम से ही जो है वो रियासत मौजूद है, ठीक है। इंडिया के अंदर एक रियासत है जिसका नाम बंगाल है और ये मौजूद है। तो इस तरह से क्या हुआ कि बड़े सगीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया, ठीक है। मुसलमानों का ख्वाब पूरा हो गया। लेकिन इसमें कुछ इनजस्टिस भी हुए। गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट था उसकी 4 तहसीलें थी, ये 52% इसमें मुस्लिम से गुरदासपुर के अंदर।
इस तरह से बटाला के अंदर 55% मुस्लिम थे, शकरगढ़ में जो है वो 51% मुस्लिम थे, पठानकोट में 40% मुस्लिम थे। ठीक है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने पठानकोट वगैरह गुरदासपुर जो है ये इंडिया को दे दिया, और उसकी वजह से इनको कश्मीर तक भी जो है वो एक्सेस मिल गई। ठीक है, अगर ये इनको ना देते तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये कश्मीर तक इनकी जो एक्सेस है ये रिस्ट्रिक्ट हो सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऑल दो मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज्यादा थी, लेकिन फिर भी जो है वो ये जो इलाके हैं, ये क्या किया गया, ये इंडिया को दे दिए गए, और उसकी वजह से जो कश्मीर है वो भी जो है वो जारी बात है, कश्मीर को भी बाद में जो है वो जबरदस्ती इल्हाक करवा लिया गया। और उस वक्त जो इस तकसीम के अंदर जो जो लकूनाज रह गए थे, जो उसमें जो खामियां रह गई थी, उसकी वजह से आज भी ये दोनों मुल्क जो है, इस कश्मीर की वजह से जो है वो दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हैं। ठीक है, और हालत जंग में है, और हर 5-10 साल के बाद जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ना कोई झड़प जो है वो हो जाती है। तो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री। इसमें हमने 712 मोहम्मद बिन कासिम की आमद से लेकर 1947 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान या इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान तक का जो सारे का सारा सिलेबस है उसको हमने डिस्कस किया। अगेन, जो बच्चे हमारे टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो वो इस नंबर पे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा इंडो पाक हिस्ट्री। इसके बाद हम लोग जो है जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा, दैट विल बी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसमें हम 1947 से लेके 2025 तक के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, किस तरह से गवर्नमेंट्स आई और चेंज हुई, और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट्स हैं कि किस तरह से 56 का आइन आया, फिर 62 का आइन आया, फिर जो है वो 73 का आइन आया, और किस तरह से जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रही, किस तरह से जो है वो मार्शल लॉज जो है वो कैसे आए। तो ये जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप सब लोग जो है वो इसको जरूर देखिएगा, और आपके प्रिपरेशन के लिए और आपके आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष। विश ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।